नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ सी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो अब आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का जो ये माध्यम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो इसमें अपने जितने भी वीडियो मेरे बनाए हुए हैं आप उनको बार बार देखें, और जो मैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रखी है इसके सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करें। और इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों की सीरीज भी शुरू करेंगे। तो आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय के अंदर जब आपको अपने शिक्षकों का सहयोग अनौपचारिक रूप से नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है वो ऑनलाइन शिक्षण के इस माध्यम का जरूर फायदा उठाएं। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो बच्चों, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं प्रश्नमाला 15 से। आपकी जो 15वीं प्रश्नमाला है उससे मैंने लिए हैं ये प्रश्नमाला जो है वो 15 से लिए हैं। तो इसमें आपको ये दिखा रखा है, जैसे पहला सवाल ये करें 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बन रहा है जो इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है। तो इसकी परिधि या क्षेत्रफल कुछ भी पूछे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि वर्ग में जो वृत्त बना होता है, तो आपको पहले तो इसमें दे रखी है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है वो वर्ग की भुजाओं को अंदर से स्पर्श कर रहे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग में बने वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, वो होता है वर्ग की भुजा के बराबर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरह। ये इससे ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो व्यास जो है वो कितना हो गया आपके पास, ये व्यास आपके पास हो जाता है वर्ग की भुजा यानी 14 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 14/2 यानी आपके पास हो गई 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। तो अब इसकी परिधि एक क्षेत्रफल जो भी पूछे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः वृत्त की परिधि, अतः वृत्त की परिधि जो है वो क्या, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr आप निकाल दें इस प्रकार से। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 इसमें कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गई 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से ये चित्र में आप समझ में आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा प्रश्न जैसे आपको देखा, यहाँ वृत्त में वर्ग बना हुआ है और यहाँ पर आपको वृत्त की जो है वो आपको दे रखी है त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको दी है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है, दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। अतः व्यास कितना हो गया, अतः व्यास आपके पास हो जाता है त्रिज्या का दुगुना। तो 2 गुणा 8 बराबर ये हो गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे ये वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है तो ये जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त का व्यास हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ग में बने वृत्त में बने वर्ग का विकर्ण। तो आप ये बात याद रखें, यहाँ पर वृत्त में बने वर्ग का विकर्ण जो है वो वृत्त में बने वर्ग का विकर्ण जो है वो आपको याद रखना है, वो होता है बराबर होता है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। बस ये दो बातें हैं, थोड़ी समझ लें कि वृत्त में वर्ग बना हो तो कैसे होता है और वर्ग में वृत्त बना हो तो कैसे होता है। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो कितना हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया इसके व्यास के बराबर यानी 16
सेंटीमीटर हो गया। और आप जानते हैं कि विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा √2। आप इसे याद रखें। तो वो हो गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा जो आपके पास होगी 16/√2 सेंटीमीटर। अब आप इसमें वर्ग का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का इसमें क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे अपने, तो 16/√2 का वर्ग कर दो आप, तो ये हो गया 256/√2 का वर्ग करेंगे आप तो 2 आएगा, तो ये आ गया बस 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार का सवाल है। आप यहाँ देखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी बहुत ही आसान सी विधि है बच्चों। आप क्या करें, पहले HT गुणा HT आप 3 बार लिख लें। ठीक है, जब 3 बार उछाला हुआ है तो 3 बार लिख लें आप। अब आप क्या करें, यहाँ से ये जो आखिरी 2 हैं इनको पहले आप गुणा कर लें। तो HT गुणा, आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर H, पहले H, ठीक है, आप 2 बार H लिखें, फिर 2 बार T लिखें, और फिर 1 बार HT लिखें और 1 बार TH लिखें। ठीक है, तो ये 4 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं आपके पास। ध्यान से सुनिए आप, पहले इन 2 को हमने गुणा किया है, तो पहले 2 बार H, फिर 2 बार T, फिर 1 बार HT और 1 बार TH, इस प्रकार से ये। अब आप क्या करें, ये जो परिणाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, चारों परिणाम, इसमें आप क्या करें, पहले सबके साथ H लिख दें और फिर सबके साथ T लिख दें, तो आपके 8 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखें कि ये जो H है, इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, H, तो H हो गया। इनके साथ भी H लिख दें तो ये हो गया HT, और इनके साथ भी H लिख दें तो ये हो गया HT, और फिर यहाँ पर ये हो जाता है HTH। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, यहाँ पर इन सब के साथ ही बारी बारी से T लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ T लिखता हूँ, तो TH हो गया ये। फिर मैं इसके साथ T लिखूंगा तो T हो गया, और फिर ये हो गया TH, और फिर इसके साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा TH। इस प्रकार आप देखें कि कुल परिणाम आपके पास कितने आ गए। कुल परिणाम आपके पास आ गए 8। आप इनको गिनेंगे तो ये कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। अब आपसे कहा है कि एकांतरतः चित्त या पट, तो ये 8 परिणाम जो है, इसमें से बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि एकांतरतः चित्त या पट, तो एकांतरतः चित्त या पट का मतलब क्या है। एकांतरतः चित्त या पट, तो एकांतरतः चित्त या पट का मतलब होता है बच्चों कि एक छोड़कर एक H या T आए। तो आप यहाँ देख सकते 3 लगातार है, यहाँ पर 2 लगातार है, यहाँ पर 2 लगातार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो परिणाम है यहाँ पर HTH आ रहा है, यानी इसमें एक छोड़कर एक आ रहा है, एकांतरतः आ रहा है, एक आ रहा है आपका यहाँ पर। तो ये 2 ही परिणाम बनते हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये परिणाम लिखेंगे आप HTH, और एक हो गया THT। एकांतरतः का मतलब हो गया ऑल्टरनेटिंग क्रम में या फिर एक छोड़कर एक। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम आपके पास क्या आ गए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास हो गई 2। ठीक है, इस प्रकार के परिणाम जिनकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, ऐसे परिणाम आपको मिल गए 2। तो अतः प्रायिकता क्या हो गई, तो प्रायिकता का जैसे कि आप सूत्र जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम। तो इस प्रकार से प्रायिकता जो है आपके पास PA क्या ज्ञात हो गई, हो गई 2/8 यानी 1/4। ठीक है, तो ये एक सवाल जो एक सिक्के को 3 बार उछालने के बारे में था, तो आप इसके परिणाम लिखना सीखें और फिर पूछी गई बात को ध्यान से देखें और इनके अंदर उन परिणामों को ढूंढें और प्रायिकता ज्ञात करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न 7वीं प्रश्नावली से लिया है, ये 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, तो इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 2 sec थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करें बच्चों, जैसे कि अपने जब प्रश्नावली की थी तो आपको बताया था कि यदि प्रश्न के अंदर tan cot sec या कोसेक होता है तो हम इनको साइन कोस में लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्थिति थोड़ी अलग है कि यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात tan cot sec या कोसेक में नहीं है, सारा साइन कोस में है। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले लघुत्तम लेंगे, आप लघुत्तम से इसको हल करेंगे। तो हम लघुत्तम लेते हैं इसका, तो इसका लघुत्तम आप देख सकते हैं कि ये दोनों गुणनखंड यही आएंगे। तो cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब इसको लघुत्तम विधि से आप हल कर दें, जैसे cos से cos कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 + sin जो 1 + sin से मल्टीप्लाई होकर के गुणा होकर के हो गया ये 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 + sin थीटा कैंसिल हो जाता है, तो cos इंटू cos क्या हो जाता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सरल कर दें, यहाँ पर सर्वसमीका लगा दें a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका आप लगा दें, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ लग रही है सर्वसमीका। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं कि 1 होता है, तो क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखें, 1 लिख दें इन दोनों के स्थान पर, तो ये आपके पास प्रश्न हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा प्लस 1, और अपॉन में आपके पास एलसीएम के रूप में क्या है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 1 तो ये आंकिक हैं, उनको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 sin थीटा। ठीक है, अपॉन में आपके पास लघुत्तम है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + sin थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 1 + sin थीटा का फैक्टर है वो इससे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचेगा 2 × 1/cos थीटा, और आप जानते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, तो ये आपके पास आ गया 2 sec थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आपकी ये होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जब आप सर्वसमीका लगाएं तो यहाँ ध्यान रखें, और फिर यहाँ पर आगे कैसे सरल किए इसको ध्यान से देखें, तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसानी से हल हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये भी 7वीं प्रश्नावली से लिया गया है, तो इसमें रूट में है आपके पास 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, बराबर में सिद्ध करना है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या करें, हर के परिमेयकरण की विधि से जब आप आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जैसे आप देख पा रहे हैं कि 1 - sin थीटा ऊपर का गुणनखंड माइनस का, और नीचे वाला गुणनखंड आपका क्या है 1 + sin थीटा प्लस का है। तो जब नीचे का गुणनखंड जो प्लस का है तो आप ऊपर नीचे क्या करें माइनस का गुणा कर दें। ठीक है, तो आप इसको गुणा कर दें, अंडर रूट में गुणा करेंगे 1 - sin थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी नीचे गुणनखंड प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करें। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन है तो 2 बार एक जैसे गुणनखंड होते हैं तो वो होल स्क्वायर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 1 माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सर्वसमीका हो गई। तो चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है और अपॉन में आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इनकी स्क्वायर को एक साथ लिख दें पहले, जैसे आप एक ब्रैकेट में लिख दें इसको, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है आपके पास कोस थीटा। तो इनकी जो स्क्वायर थी हमने एक साथ लिख देते हैं इसमें। तब आप देखें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और अब आप लघुत्तम बांट दें दोनों जो अंश के भाग है उनमें। तो 1 कोस थीटा करें और माइनस में साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी लघुत्तम को आप बांट दो। तो ये इस प्रकार से आपके पास आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 बटे कोस जो होता है वो सेक थीटा होता है और साइन बटे कोस जो होता है वो टेन थीटा होता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न भी कोई मुश्किल नहीं है, परीक्षा में कोई मुश्किल प्रश्न पूछे भी नहीं जाते। तो आप ऐसे इन प्रश्नों को हल करें तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इन प्रश्नों को आप गौर से देखें और इनको हल करके देखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किसी त्रिभुज ABC में आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि AD एक लंब खींचा गया है BC भुजा पर। तो जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो एक त्रिभुज बन गया है ADC, जिसको मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया है, और एक ये बन गया ADB जिसको यहाँ बनाया। तो आपको सिद्ध करना है कि ये लंब खींचा गया है। तो यहाँ पर यदि ये आपके पास AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC हो तो ये जो ये त्रिभुज CAB या ABC है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पर चूंकि दे रखा है कि AD स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है, BD गुणा DC दे रखा है, BD गुणा DC दे रखा है। तो हम इससे ही आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर है इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे, AD गुणा AD। ठीक है, 2 बार गुणा में लिख सकते हैं इसी पर। तो ये BD गुणा DC हो गया। अब आप क्या करें, थोड़ा तिरछा गुणा करें, BD को यहाँ लाएं और AD को यहाँ लाएं। तो AD के अपॉन में ये वाला जो AD, इसके अपॉन में BD आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि DC जो है इसके अपॉन में क्या आ गया, AD। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप गौर से देखेंगे तो AD अपॉन BD। तो मैं यहाँ पर जैसे निशान लगा करके बताता हूँ आपको कि ये जो इस त्रिभुज ADC की AD भुजा है ये वाली, ये इस BD के संगत हो गई। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि DC अपॉन AD है। तो ये जो DC है, ठीक है, ये वाली जो इसके संगत होगी। इस प्रकार से 2 भुजाएं संगत भुजाएं जो समानुपाती हो गई। और उनके बीच का कोण भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि कोण ADC। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोण ADC बराबर हो गया कोण ADB। इसका कारण क्या है कि चूंकि AD जो है वो किस पर लंब है, BC पर लंब है, जिसके कारण ये कोण क्या हो जाते हैं, समकोण हो गए जैसे। ठीक है, अतः ये समकोण हो गई। तो आप ये कारण यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये त्रिभुज है वो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, उनके बीच का कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नियम बन जाता है SAS समरूपता। ठीक है,
तो अतः आप ये कह सकते हैं कि एस ए एस समरूपता गुणधर्म से, समरूपता से ये जो आपका त्रिभुज ADC है, ठीक है, ये त्रिभुज ADC जो है वो किसके समरूप हो गया, वो हो गया समरूप आपके त्रिभुज ADB के समरूप हो गया, ठीक है, ADB के समरूप हो गया, जिससे इनके संगत कोण भी समान हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि AD की जो संगत भुजा है वो क्या है, BD है, तो कोण 1 बराबर जो है वो कोण 3 होगा। तो जिससे आप ये कह सकते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर होंगी, तो जिससे कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 हो गया, और कोण जो 2 है वो किसके बराबर हो गया, कोण 4 के बराबर हो गया। परंतु अपने जानते हैं कि चूंकि इन दोनों त्रिभुजों के एक एक कोण समकोण है, तो शेष कोणों का योग जो क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, और इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कारण आप इसका दे सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ADC व त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के शेष 2 कोणों का योग कितना होता है, समकोण होता है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो शेष दोनों का योग भी कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब आप इनको जोड़ दें तो इस प्रकार से आपके पास ये आ जाता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, जो आपके पास कितना आ गया, 90 प्लस 90। हमने इन दोनों परिणामों को जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि आपके पास 1 बराबर कोण 3 है, तो हमें 1 को यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 3, और 2 को हम रहने देंगे, और 3 को भी रहने देंगे, और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुगना कोण 2 और दुगना कोण कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो गया 180/2। अब आप 2 और 3 को एक नाम से लिख सकते हैं कि CAB, इसलिए कोण CAB बराबर 180/2 कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो कुछ लगभग मैंने आपको 30 प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण बताएं, जो विभिन्न अभ्यासों में से है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरणों में से प्रश्न हैं, तो आप उनको जो है वो हल कर सकते हैं, हल किए वहाँ पर उनको देख सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखें। तो वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे 10 प्रश्न है उदाहरणों में से, जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये है कुछ प्रश्नावलियों के उदाहरणों में से जो प्रश्न है। तो ये यहाँ प्रश्नावली संख्या है, तो 11वीं प्रश्नावली के अंदर जो है वो आप 5वां और 7वां उदाहरण जो है इनको आप जरूर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 12वीं प्रश्नावली का 7वां उदाहरण और 13वीं प्रश्नावली का जो है वो 3रा उदाहरण आप जरूर करें। तो इन उदाहरणों में से सवाल जो है वो, क्योंकि हर बार उदाहरणों में से बहुत सारे सवाल आते हैं, और 14वीं प्रश्नावली का जो ये 2रा और 4था उदाहरण है, तो ये भी आप जरूर करें। इसके अलावा 15वीं प्रश्नावली के अंदर 3रा और 11वां उदाहरण आप अवश्य करना, अच्छी तरह सीखना उसको। और 16वीं प्रश्नावली के अंदर जो 8वां और 11वां उदाहरण है, इन उदाहरणों का आप बहुत अच्छी तरीके से करें। और बाकी सभी प्रश्नावलियों के उदाहरण आप जरूर करके देखें। उनमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ बच्चों मैंने लगभग आपके लिए जो है वो 40 प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण छांटे थे और आप उनको बार बार हल करें। मैंने उनको दोबारा आपको हल करके भी बताया है, तो आप उनको सीखें। और ये जो बहुत ही मुश्किल समय कोविड का चल रहा है, आपकी परीक्षाएं जो है वो एक बार स्थगित हुई है, अब दोबारा कब होने वाली है इसके बारे में कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। और पहले जो आपका सत्र भी अच्छी तरह नहीं चल सका, बहुत ही लेट जो है वो 18 जनवरी से खोला गया। उसके बाद बहुत थोड़ा समय जो है पढ़ने के लिए मिला, लेकिन इस दौरान भी आपने जितना भी अपने शिक्षकों की सहायता से या अपनी मेहनत से किया उसका आप अच्छी तरह फ़ायदा उठा सको। उसके लिए ज़रूरी है कि अभी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, किसी भ्रम में नहीं आए कि परीक्षा नहीं होने वाली है। परीक्षा आपकी अवश्य होगी और यदि आप नियमित रूप से चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनको सही बचा के रख पाएंगे। वरना अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे और परीक्षा के समय का इंतज़ार करेंगे कि परीक्षा की तिथि घोषित होगी उसके बाद पढ़ेंगे तो आपकी सब चीज़ें लैप्स हो जाएगी। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह करें और मेरे अलग जो वीडियो सारी प्रश्नावलियों के बने हुए हैं उनमें से भी आपको जो प्रश्नावलियाँ करनी है उनको अच्छी तरह देखा करें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और घर पर बैठ के पढ़ें। इस महत्वपूर्ण मुश्किल समय के अंदर आप अपने अध्ययन को जारी रखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कुछ छोटे प्रश्नों को मैं हल करना आपको सिखाया करूँगा हर प्रश्नावली से। कि जैसे आप जानते हैं कि पहले प्रश्न के 10 भाग जो है वो छोटे होते हैं, जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं जिनमें 4 में से एक उत्तर छांट के लिखना होता है। इसके अलावा 2 से लेकर 11 प्रश्न और ऐसे होते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं छोटे। तो उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।